नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं यूपी टेट सी टेट बीओ 2020 की श्रृंखला, जिसमें हमारा आज का विषय है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, और जिसका हम भाग 2 लेकर आए हैं। कल हम भाग पहला इसका लेकर आए थे जिसमें 60 प्रश्नों की सीरीज़ थी। आज जो हम भाग दूसरा लेकर आए हैं जिसमें 70 प्रश्नों की सीरीज़ है। हो सकता है कुछ इसमें प्रश्न रिपीट हों, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, आपके वो प्रश्न दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे और आपको वो प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें प्रश्नों का समावेश किया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, और जो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते रहे हैं और उनके पूछे जाने की संभावना फिर से प्रबल है कि ये ज़रूरी है कि अगली बार फिर से पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को जो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उन्हें पहले से मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधनों के दहन से मुख्यतः किस तरह का प्रदूषण होता है? तो हम सभी जानते हैं वायु प्रदूषण। देखिए, जितने भी हमारे मोटर वाहन होते हैं, ठीक है, जो डीजल, पेट्रोल या किसी भी प्रकार के ईंधन से चलते हैं, उनसे वायु प्रदूषण होता है, साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया मुख्यतः, तो मुख्यतः होता है वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न हमारा, अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए, जब भी जो सड़क पे वाहन चल रहे हैं या कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, तो उसके शरीर के अंदर सांस के साथ क्या जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब वो हीमोग्लोबिन से मिलता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक या नुकसानदायक होता है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? तो ये होता है आपका चमड़ा उद्योग से। चमड़ा उद्योग से। देखिए, चमड़े से जहाँ पे चमड़े का उत्पादन होता है, कोई भी चीज़ चमड़े से बनती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है। उसमें कई तरीके का आपका प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो ये चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, वातावरण में क्या होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं, जिसमें कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, प्रदूषित होती हैं या दूषित गैसें होती हैं। जब वो बारिश के साथ मिलती हैं तो अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती हैं। किसकी वजह से? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। देखिए, रिपीट प्रश्न हो गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न हमारा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया था पहली बार 1973 में। 1973 में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो ये दी थी एजी टांसले ने। एजी टांसले। अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी, तो ये आपका जोसेफ ग्रीनल ने। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, 1986 में पारित हुआ था। 1986 में। अगला प्रश्न हमारा, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं WM एडम्स। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? जल चक्र में। देखिए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस तरीके से है जल चक्र में? देखिए, जो सूरज द्वारा किरणें निकलती हैं वो महासागर, मतलब जितने भी जल स्रोत हैं उन पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से तो होता है जल का वाष्पन। वो वाष्पन जो है जाके आसमान में बादलों का रूप ले लेते हैं, और फिर जब संघनन के थ्रू वो बारिश फिर से हो जाती है, तो एक जल चक्र का रूप ले लेता है, जिसके लिए जो मुख्य हमारा स्रोत है वो सौर विकिरण है। अगर सौर विकिरण ना हो तो ना वाष्पन होगा, ना वर्षा होगी, और जल चक्र वहीं रुक जाएगा। तो इसके लिए सौर विकिरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? ये नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, ये भी रिपीट प्रश्न है। अगला है, नीरी की स्थापना कब और किसके रूप में हुई? तो नीरी की स्थापना 1958 में CPHERI के रूप में हुई। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ पर हुआ? देखिए, ये प्रश्न हम पूछ चुके हैं कि पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील की एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 78%। और 21% होती है ऑक्सीजन।
अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या। ये भी रिपीट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अगला प्रश्न है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? इको मार्क। देखिए इको मार्क एक तरीके से हम कह सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है कि वो चीज़ क्वालिटीफुल है या नहीं है, मतलब वो हमारे सेवन करने योग्य है या नहीं है। अगर इको मार्क उस पर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा है तो इसका मतलब वो हमारे लिए सेहतमंद नहीं है, हानिकारक हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा भारत के किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की गई? तो ये की गई पहली बार पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अगला प्रश्न समुद्र में भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से कौन सी आपदा आती है? तो बिल्कुल ये सुनामी आती है। देखिए सुनामी कैसे आती है? देखिए भूकंप जब पृथ्वी पे आता है, समतल पे आता है, मैदानी क्षेत्रों में आता है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है। लेकिन वही भूकंप जब समुद्र के अंदर आता है तो क्या होता है, समुद्र के अंदर लहरें जो है विशाल रूप धारण कर लेती हैं, जो बहुत ऊंचाई तक जाती हैं, जो एक सुनामी का रूप धर लेती हैं। तो सुनामी आने का कारण क्या है? समुद्र के अंदर भूकंप आना, ठीक है, या ज्वालामुखी का फटना समुद्र के किनारे। तो ये होता है आपका सुनामी। अगला प्रश्न है एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणीय हेतु करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाया, पारिस्थितिकीय पदछाया। अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? तो हम सभी जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो हम बताते हैं महासागर या समुद्र का। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पृथ्वी के समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त हैं? तो सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर, देखिए भाई सर्वाहारी में कौन आता है? मानव, इंसान, ठीक है, और पशु भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो उच्चतम पोषक किसे मिलता है? इंसान को मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए भाई छोटी सी घास है या पेड़ पौधे हैं, उनको किसी जीव ने खाया, जैसे टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया, मोर को हिरन ने या किसी जानवर ने खा लिया, उसको शेर या किसी ने खा लिया, और वो जाके अंत में कहाँ आता है? इंसान के पास। तो सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषक स्तर जो है इंसान या सर्वाहारी को मिलता है। अगला है समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से हैं? तो इन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्ट्स। अगला है आपका पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। ये पिछली वीडियो में भी आया था कि जो पर्यावरण का शत्रु जिसे कहते हैं वो आपका यूकेलिप्टस वृक्ष होता है। अगला है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये है आपका महासागर। देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी होता है लेकिन बहुत अधिक नहीं, ठीक है, लेकिन जो महासागरीय होता है वो बहुत लंबे समय तक स्थायी रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ एक समान रहती हैं लंबे समय तक, लेकिन स्थल पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का जो आपका है वो है राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? तो ये है बनेरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में, बनेरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारा नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। देखिए प्रश्न जो है बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं इन वीडियो में। हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियो हैं सभी में जो है प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत हद तक आप जो है परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करने के लिए आश्वस्त हो जाएंगे। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। अगला प्रश्न है यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये कहा गया था चिपको आंदोलन के दौरान।
कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पास किया? ये पास किया था आपका 11 दिसंबर 2002 को, 11 दिसंबर 2002। अगला है, गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण कौन सा रसायन है? डिक्लोफिनेक सोडियम। देखिए क्या होता है, ये जितने भी जानवर होते हैं या पशु होते हैं तो उनकी दवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिक्लोफिनेक सोडियम का। भाई कभी उन्हें दर्द या कोई चोट वगैरह में तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब वो मर जाते हैं तो उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, फिर उनको जो गिद्ध हैं, चील हैं, ये सब खाते हैं, तो इससे उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो देख रहे होंगे आप कि भारतवर्ष में गिद्धों का आंकड़ा कितना ज़्यादा कम हो गया है, तो इसका जो मुख्य कारण यही है, डिक्लोफिनेक सोडियम। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? तो ये आपका चमगादड़ की प्रजाति है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। अगला प्रश्न हमारा, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, यहाँ पे जैव विविधता बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है भाई। अगला जो प्रश्न हमारा, जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था आपका नॉर्मन मायर्स ने। अगला हमारा प्रश्न है, किसी प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक ना देखे जाने पर विलुप्त माना जाता है? तो 50 वर्ष। कितना? 50 वर्ष तक। अगर कोई प्रजाति 50 वर्ष तक क्षेत्र विशेष में नहीं दिखाई दे रही है तो उसको विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, विलुप्त हुई प्रजातियों को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? तो ये होती है रेड डाटा बुक। इसमें क्या होता है, इसमें विलुप्त प्राय प्रजातियों को लिस्ट बनाई जाती है और फिर उनके संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक प्रयास हैं वो किए जाते हैं कि उनकी संख्या कम या समाप्त ना होने पाए। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। अगला प्रश्न, नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? तो ये था आपका रामसर सम्मेलन। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी जोसेफ फॉरियर। वैश्विक तापमान से संबंधित कौन सी संधि है? क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए बहुत सारी संधियाँ, बहुत सारे सम्मेलन हुए, जैसे एक मॉन्ट्रियल संधि है, तो वो किससे संबंधित है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से। ठीक है। ऐसे ही एजेंडा 21 पर्यावरण संरक्षण से। ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका वैश्विक तापमान से है। रामसर सम्मेलन नम भूमि से है। तो इन सबकी एक जो है लिस्ट बना लीजिए, जितने भी प्रमुख सम्मेलन हैं, संधियाँ हैं, कब हुए और किससे संबंधित हुए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद से सामने आई? तो ये आई आपकी क्योटो प्रोटोकॉल के बाद। अगला प्रश्न, पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी से कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस। क्यों हुई है? ये हुई है ग्लोबल वार्मिंग की चलती। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते। ठीक है। तो 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। तो ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है और पशु जब जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से कौन सी गैस? तो इसका दोनों का आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अगला है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 20 से 35 किलोमीटर के मध्य में, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलती है? प्रशीतकों से। जितने भी आपके AC होते हैं, कोल्ड स्टोर होते हैं, वहाँ से ज़्यादा निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश।
अगला प्रश्न, भारत में वनों की सर्वाधिक प्रशस्तता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। देखिए दोनों में अंतर है, सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात है तो मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक प्रतिशत, कितने प्रतिशत वन अधिक हैं, तो वो मिजोरम में है। अगला है, भारत में मैनग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हमारा, अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई हिमाचल प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये वो लागू हुआ 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये स्थित है आपका उत्तराखंड, देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर कौन सा है? जाइंट पांडा। देखिए कल ये प्रश्न आया था, हमने बताया था जो पांडा है उसको उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया, किसने? WWF ने, तो उसको हम बोलते हैं जाइंट पांडा, जाइंट पांडा। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो ये आपका सूरीनाम। कौन सा? सूरीनाम। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को, 3 मार्च को। ठीक है भाई। अगला है, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से लेके 8 अक्टूबर तक, 2 से लेके 8 अक्टूबर तक। देखिए वन महोत्सव अगस्त में नहीं, जुलाई में मनाया जाता है, लेकिन ये वन्य जीव सप्ताह। अगला प्रश्न है, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। बेतवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई? तो ये की गई थी बाघ परियोजना के तहत, बाघ परियोजना के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई फरवरी 1992 में। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जिनको यूपी टेट की तैयारी करनी है, सीटेट की तैयारी करनी है, उनको जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।